एक सवाल ऐसा भी। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तब उस वक्त एक अनजान आदमी वहां आ पहुंचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बिरबल के बिना इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ, और तुम बिना इजाजत के हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आपको हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो, क्या संदेशा है तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। कहो। वो दरअसल आपके गुणी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं है, हमारे राज्य से भी नहीं। ये सुन शातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे वाह वाह वाह, मेरी अकल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू थे या अभी दरबार में आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या मतलब? बचपन से ही होशियार हूँ मैं, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पड़ोसी देश तक पहुँच गए मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं, बीरबल की बात कर रहे हैं। क्या? अगर आप दोनों की बेअक्ल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसी है महाराज कि आपके प्रिय बिरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य पहुंची, पर हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी, खासकर कि मैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बिरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेज दिया। ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। शर्त आसान सी है, मैं बिरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वो उसका जवाब देते हैं तो हम आपके राज्य पे कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोड़ लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बिरबल को पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया है। लो कर लो बात। बादशाह अकबर का आदेश आया, लेकिन ये अभी तक नहा के बाहर भी नहीं आए हैं। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। क्या करूँ? कहिए आप ही। चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है, पर ये बाहर आते ही नहीं जल्दी। आप या तो दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालिए या बादशाह अकबर से कह दीजिए इन्हें और 3 घंटे लग जाएंगे तैयार होने में। बीरबल की बीवी की बात सुन के सिपाही चौंक गए। वे निराश होकर उल्टे पांव जा ही रहे थे कि तब पीछे से बीरबल ने उन्हें आवाज दी, रुको, मेरी धर्मपत्नी की बातों में मत आओ। उनकी तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, बस 2.5 घंटे काफी होते हैं। अब चलो। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। वो दरअसल वो बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बिरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं।
नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए, क्या सवाल है? पहले तो आप ये बात बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों के जवाब देने हैं। इस पर बीरबल ने एक क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवा कर मानोगे। वो दरअसल मैंने अपनी धर्मपत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। बहुत खूब, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी, मुर्गी पहले आई थी। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? यही कि मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है। 3 मूर्तियाँ। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर और सारे मंत्री हाल ही में हुए युद्ध की नुकसान की चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह चिंतित हो बोले, भले ही हमने पिछली जंग जीत ली है, पर इससे हमें भारी नुकसान हुआ है। राज्य का खजाना तो खत्म हुआ है, पर उससे भी ज्यादा दुख सिपाहियों के खोने का है। सही कहा महाराज, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आगे से हम युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाएं। सही कहा बीरबल, हम इस पर जरूर सोचेंगे। और तभी एक सिपाही कड़क सिंह आया चीखते हुए सभा में दौड़ा चला आया। ये किसके नाम का हल्ला मचा रखा है तुमने? महाराज, कड़क सिंह दुश्मन राज्य का एक बहुत ही बलवान और अक्लमंद मंत्री है। आज तक उनके नेतृत्व में उनका राज्य एक भी युद्ध नहीं हारा। हाँ, तो वो हमसे क्या लेने आए हैं? और तभी एक आवाज आई, नहीं आया हूँ, एक मौका आपको अपने राज्य को बचाने का। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? जानता हूँ महाराज, मैं इस वक्त एक ऐसे राज्य के बादशाह से बात कर रहा हूँ जो पिछले युद्ध में बहुत नुकसान सह चुके हैं और एक और युद्ध का बोझ वो हरगिज नहीं उठा सकते। तुम साफ साफ अपनी बात रखोगे तो सबके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल राजा बीरबल, जैसे कि आप जानते हैं, एक कमजोर राज्य से युद्ध करना हमारे महाराज को पसंद नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा है क्यों ना आपको शांति बनाए रखने के लिए एक मौका दिया जाए। कैसा मौका? दरअसल हमारे महाराज देखना चाहते हैं कि क्या आपके मंत्रिमंडल वाकई में होशियार है या फिर बस ये किस्से कहानियां हैं। इसीलिए मैंने हमारे राज्य के एक उम्दा कलाकार कला सिंह के हाथों 3 मूर्तियां बनाई हैं। उसमें से आपको सबसे अद्भुत और सही मूर्ति चुन के बतानी है, और वो मूर्ति अद्भुत क्यों है और कैसे हुई, इसकी व्याख्या भी आपको देनी है। सही जवाब मिलने पे ही हम ये युद्ध डाल देंगे, वरना हमारे हाथों आपके राज्य का अंत पक्का है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपके दरबार में से कोई 3 मंत्री ही इस शोध का हिस्सा बन सकते हैं। उस पर शातिर मंत्री क्रोधित हो बोला, अरे वाह, तुमने क्या हमें इतना कमजोर समझा है? हमारा राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य है। हम तुमसे नहीं डरते। जाओ अपने महाराज से कह दो कि युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। हम तुम्हें रणभूमि में मिलेंगे। ये सुन बाकी मंत्री भी उत्तेजित हो गए और बादशाह से ये बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहने लगे। पर बादशाह की नजर शांत खड़े बीरबल पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से उनके विचार पूछ लिए, जिस पर बीरबल बोले, महाराज, इस वक्त हमारा राज्य
पिछले युद्ध की मार झेल रहा है, तो अक्लमंदी इसी में होगी कि हम अपने अहंकार को बाजू में रख शांति का ये प्रस्ताव स्वीकार ले। क्या ऐसी बुजदिलों वाली बातें तो केवल बिरबल ही कर सकता है। महाराज, आप हमें इजाजत दे, हम युद्ध भी जीत कर आएंगे। बादशाह ने इस पर सोच विचार किया और कड़क सिंह से बोले, ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है, मूर्तियां पेश की जाए। ये सुन दरबार के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक तनाव भरा माहौल बन गया। इस पर अकबर ने समय बिना बर्बाद किए 3 मंत्री चुने, जिसमें से एक बीरबल भी थे। लीजिए कड़क सिंह जी, हमारे तरफ से 3 मंत्री आपके सामने हाजिर है। कहाँ है आपकी 3 मूर्तियाँ? फिर क्या था, ये सुनते ही कड़क सिंह ने अपना झोला खोला और उसमें से 3 एक समान दिखने वाली मूर्तियों को बाहर निकालकर सामने रख दिया और कहा, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री ने उन मूर्तियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे से टटोला और बोले, मुझे लगता है इन मूर्तियों की जो बनावट है वो क्या? ओ रहने दीजिए, वो आपके बस की बात नहीं। उपमंत्री, आप आइए। शातिर मंत्री ने भी अपनी पूरी अकल लगा दी और बोले, एक मूर्ति दिखती है दूसरी मूर्ति के जैसी, दूसरी मूर्ति दिखती है तीसरी मूर्ति के जैसी, तीसरी मूर्ति दिखती है पहली मूर्ति की जैसी, मूर्ति दिखती है मूर्ति की जैसी, एक मूर्ति जैसे। ये सुन अकबर ने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सभी मूर्ति एक जैसी ही दिखती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। गलत जवाब, ये बहुत ही खास मूर्तियाँ हैं। अब आपके पास आखिरी मौका है। सही जवाब ना मिला तो कल सवेरे हम आप पर हमला कर देंगे। आपके राज्य का भविष्य अब राजा बीरबल के हाथों है। फिर क्या, बीरबल ने उनके कदम आगे बढ़ाए और उन मूर्तियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने लगे। फिर उन्होंने अपनी कमीज से निकला हुआ एक धागा तोड़ के निकाला और उसे पहली मूर्ति के कानों में डाला, तो वो धागा दूसरे कान के तरफ से बाहर निकल आया। फिर वो धागा उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तब वो धागा मुंह के रास्ते से बाहर आया और आखिर में जब उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो सीधे पेट में जाके बैठ गया। उसी क्षण बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लो, मिल गई सबसे अद्भुत मूर्ति, यही है वो। इस पर पूरा दरबार तो अचंभित हुआ ही, पर कड़क सिंह ने भी बीरबल की चतुराई देख उनसे पूछा, तुमने ढूंढ तो लिया, पर इसकी व्याख्या क्या दोगे? अगर वो सही नहीं निकला तो जंग की तैयारी के लिए बचा के रखना अपनी चतुराई। तो फिर सुनिए, समझ लो, ये धागा एक मंत्री है और मूर्ति बादशाह। पहले मूर्ति का अर्थ ये है कि जब मंत्री बादशाह को कोई बात बताता है तब वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरे मूर्ति का अर्थ ये है कि मंत्री जब बादशाह को कोई बात बताता है तब वो बात सबको बता देते हैं। और तीसरी मूर्ति का ये अर्थ है कि मंत्री जब कोई बात अपने बादशाह को बताता है तो वो बात उनके पेट में ही रह जाती है और वो उन दोनों के अलावा किसी को कभी भी पता नहीं चलती। तीसरी मूर्ति एक अच्छे राजा का प्रतीक है, बिल्कुल हमारे महाराज जैसे। क्यों, सही कहा ना कड़क सिंह जी? बिल्कुल सही कहा राजा बीरबल, हम आपकी चतुराई से प्रसन्न हुए। मैं अभी ये बात जाके अपने महाराज को बताता हूँ। ये सुन बीरबल तुरंत मजाक में बोले, हाँ, पर उनके पेट में ये बात रह तो जाएगी ना। ये सुन पूरा दरबार हंस पड़ा और एक भीषण युद्ध बीरबल की चतुराई से टल गया। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? यही कि हमें राज को राज ही रखना चाहिए, वरना युद्ध तक की नौबत आ सकती है। ढोंगी बाबा। एक दिन दरबार में एक औरत किसी बच्चे को साथ लाई जो बेहद डरी सहमी सी थी और रो रही थी। ये देख दरबारी चौंक गए और बादशाह ने पूछा, आप कौन है मोहतरमा? और ये मासूम बच्ची क्यों रो रही है? सब खैरियत तो है? महाराज, मैं हूँ मुनमुन और ये मेरी भांजी चुनचुन। वो दरअसल इसके इस बर्ताव की वजह है गांव में आए अंधे बाबा।
ये नाम सुन वहाँ बैठे बीरबल सोचने लगे और उसी वक्त शातिर मंत्री उठे और बोले, क्या? अंधे बाबा? वो तो बड़े ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बल्कि वो तो महापुरुष हैं। भला उनसे इस बच्ची को क्या तकलीफ है भाई? और फिर मुनमुन ने दरबार को बताया कि इस बच्ची का एक हाथ काम नहीं करता। तो कुछ दिन पहले इसके माता पिता इसे दिखाने अंधे बाबा के पास ले गए। बाबा जी, हमारी बेटी बचपन से ही अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमने इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए बाबा जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुन बाबा बोले, ये इतना आसान नहीं होगा बालक, तुम्हें इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ सकता है। हम अपनी बेटी के भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है बाबा जी। तो फिर ठीक है, अगली अमावस की रात तुम्हारे पास जितना भी सोना होगा वो यहाँ ले आना। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, इस बच्ची को साथ मत लाना, बस तुम दोनों ही आना। और फिर क्या महाराज, पिछली अमावस की रात से मेरी बहन और जीजाजी गायब है और इस बच्ची का रो रो कर ये हाल हो गया है। मैंने गांव वालों से इस विषय पे मदद मांगी, पर वे अंधे बाबा पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। गांव वालों ने हमें गांव छोड़ने को कहा है। अब आप ही हमारी मदद कीजिए महाराज। अरे वाह, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा ने इस बच्ची के माता पिता को गायब किया है? हो सकता है वे इसे छोड़कर भाग गए हो। और मुख्यमंत्री जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा इसके जिम्मेदार नहीं है? सबूत का ना होना हमेशा किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर क्यों ना तुम अंधे बाबा के गुनाह साबित करके बताओ। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जय बीरबल, जय बीरबल। और अगर तुम गलत साबित हुए तो याद रखना, पूरा गांव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो कहो, क्या चुनौती मंजूर है तुम्हें बीरबल? इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी और बीरबल जानते थे कि उनकी एक गलती बेहद महंगी साबित हो सकती है। उन्होंने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, मुझे ये चुनौती मंजूर है। मैं उस अंधे बाबा का सच सामने लाकर ही दम लूंगा। ये सुन शातिर मंत्री मन ही मन हंसते हुए बोले, इस बार तो बीरबल का खेल खत्म। अगली सुबह बीरबल घर से बड़े चिंतित हो निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंधे बाबा का सच सामने कैसे ले आए। आखिरकार एक गलत कदम सारे गांव को उनके खिलाफ खड़ा कर सकता था। इसी विचार में वे डूबे ही थे कि तभी अचानक एक गेंद तेजी से उनकी ओर आई और बीरबल ने उसे झट से पकड़ लिया। और वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों में से एक बच्चा बोला, वाह राजा बीरबल, इतनी तेज प्रतिक्रिया! आपकी आंखें तो बात से भी ज्यादा तेज है। ये सुन पहले तो बीरबल मुस्कुराए, पर फिर अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल पड़ी और वो खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, मिल गया, उपाय मिल गया। उन्होंने गेंद बच्चों की ओर फेंकी और वहाँ से दौड़ कर निकल गए। ये देख बच्चे तो बस अपना सिर खुजाते एक दूसरे को देखते रहे। अगले ही पल बीरबल अंधे बाबा के आश्रम के पास जाती सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही एक तांगे वाला सामने आ खड़ा हुआ और बोला, राजा बीरबल, कहीं आप भी तो अंधे बाबा के आश्रम नहीं जा रहे? ये सुन बीरबल उस तांगे वाले का इरादा समझ गए और उनसे बहाना बनाकर कहा, सही फरमाया आपने। दरअसल कुछ दिनों से हमारे पेट में बहुत गड़बड़ है, तो सोचा बाबा से चमत्कारी विभूति ले लूं। बेहद सही जगह आए हो आप। आइए, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। बीरबल उस तांगे पर बैठ गए और रास्ते में उस तांगे वाले ने जो जो सवाल किए उसका जवाब बीरबल ने बस झूठ में दिया। पर इस झूठ के पीछे बीरबल की एक चतुराई थी और कुछ देर बाद तांगे वाला बीरबल को आश्रम ले आया और बोला, अच्छा ठीक है राजा बीरबल, मैं चलता हूँ। बाबा आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। बीरबल ने उनका धन्यवाद किया और वे आश्रम की ओर चल पड़े।
आश्रम के भीतर पहुंचते ही बीरबल वहां की शान और शौकत देख चौंक गए। वे किसी महल से कम ना था और अंधे बाबा सामने गद्दी पर ध्यान लगाकर बैठे थे। बीरबल के सामने पहुंचते ही बाबा बोले, और बीरबल, अपनी पेट की गड़बड़ी की समस्या ले यहाँ आए हो ना? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, जी बाबा, पर ये आपको कैसे पता चला? बस मन की आंखों से सब देख लेते हैं। ये सुन वहाँ खड़े लोग चौंक गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, वाह बाबा जी, आप तो सचमुच अंतर्यामी हो। आपसे खुश होकर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्या है तोहफा? बीरबल हाथ जोड़े बाबा के पास गए और अचानक उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बाबा पे हमला बोल दिया, परंतु बाबा किसी मेंढक की तरह वहाँ से तुरंत कूद गए। बीरबल फिर उनके पीछे तलवार लेके दौड़ने लगे और बाबा भी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो बीरबल, अब मेरी जान लोगे क्या? ये देख वहाँ खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और तभी कुछ सिपाहियों ने आके बाबा को धर दबोच लिया और बीरबल बोले, देखा आप सबने, अंधे बाबा को कैसे दिख गया कि उन पर हमला होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये अंधे नहीं है। लोगों को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर तभी एक व्यक्ति बोला, हाँ, पर बाबा को हमारी समस्या और जिंदगी के बारे में कैसे पता चल जाता है? क्या ये उनकी अंतर्दृष्टि का सबूत तो नहीं? और उसी वक्त दो सिपाही उस तांगे वाले को गिरफ्तार कर ले आए, जिसे देख बीरबल बोले, लो, आ गया बाबा के अंतर्दृष्टि का कारण। क्या मतलब? मतलब ये कि टांगे वाला ही बातों बातों में लोगों से उनकी समस्या के बारे में सवाल करता है और बाद में वो जानकारी आकर बाबा को दे देता। पर इस बार इसकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने इसे सब गलत जानकारी दी थी जो इसने आकर बाबा को बता दी और इन दोनों का भांडा फूट गया। लोगों का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर था, पर बीरबल ने उन्हें कानून हाथ में लेने से मना कर दिया। ये देख तांगे वाला और बाबा घुटनों के बल के दया की भीख मांगने लगे, पर धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें कोई दया नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों ने तुरंत आश्रम पर छापा मार कैद किए लोगों को छुड़ा लिया, जिसमें चुन चुन के माता पिता भी थे। तो आज हमने ये सीखा कि हमें आंख बंद कर किसी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा तर्क का सहारा लें। बीरबल बना बच्चा। एक दिन दरबार में काफी गंभीर माहौल था, जिसकी वजह थी पड़ोसी राज्य से आई युद्ध की चुनौती। और क्योंकि पिछली लड़ाई में राज्य को काफी नुकसान हुआ था, तो बादशाह अकबर इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। इसी कारण बादशाह ने बीरबल को शांति दूत बनाकर पड़ोसी राज्य में भेजा था। तय समय के अनुसार बीरबल को पिछली रात्रि ही अपने घर लौट आना चाहिए था और आज सवेरे दरबार में आकर अपना संदेश सबको बताना था। परंतु अब तो कड़कती दोपहर हो चुकी थी और अब तक बीरबल का कोई पता न था। पता नहीं बीरबल कहाँ फंस गया है। हमारा तो जी मचल रहा है, कहीं दुश्मन राज्य ने उनके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं हुजूर, मेरी जानकारी के अनुसार बीरबल कल रात ही अपने घर सुरक्षित पहुंच गया था, पर लगता है उसे हम सबके समय की, आपकी और तो और इस महान राज्य की कोई फिक्र नहीं, इसलिए तो अब तक दरबार आया नहीं। लगता है वो सो रहा है। ये सुन बादशाह गुस्से से तिलमिला उठे। क्या यह राज्य पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो जनाब बेफिक्र सो रहा है? सिपाहियों, अभी के अभी बीरबल को उठा लाओ। आज तो हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो फिर कभी नींद में भी सोने का सोच नहीं सकता। ये सुन तो जैसे शातिर मंत्री खुशी से फूले ना समाये। ये राज्य भले बच जाए, पर बीरबल नहीं बचेगा। और उसी वक्त बीरबल दौड़ते हुए दरबार में आए, जिसे देख सभी चौंक गए और ये सोचने लगे कि कोई बुरी खबर तो नहीं। बीरबल, ये कोई समय है आने का?
खैर, इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये बताओ, हमारे शांति प्रस्ताव को दुश्मन राज्य ने स्वीकारा या नहीं? जी महाराज, मेरे समझाने पर पड़ोसी राज्य शांति बनाए रखने के लिए मान गए हैं। ये सुन बादशाह अकबर और सारे दरबारियों ने राहत की सांस ली। पर एक व्यक्ति अभी भी खुश नहीं था। वो थे हमारे शातिर मंत्री। माना कि राज्य पर मुसीबत टल गई है, पर तुमने तो हमें तनाव में डाल ही दिया था बिरबल। तुम्हें ये खबर पहुंचाने में इतनी देर नहीं करनी थी। ये दरबार और बादशाह हुजूरत की तौहीन है। ये सुन बादशाह अपनी खुशी छोड़ गुस्से से बोले, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिरबल, तुम्हें पता है कि हम सब यहाँ मुर्गे की मांग देने से भी पहले से मौजूद है। अब दोपहर होने आई है और तुम अब भागते हुए आ रहे हो। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरे पास बहुत ही ठोस कारण है। कृपया मुझे समझाने का मौका दीजिए। एक ही मौका बिरबल, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम हमेशा के लिए यूं ही भागते रहोगे। इस पर बीरबल बोले, महाराज, तय कार्यक्रम के अनुसार मैं सवेरे जल्दी उठकर तैयार होकर दरबार आने के लिए निकल ही रहा था कि तब मेरा छोटा बेटा अपनी नींद से उठ के रोने लगा। मेरी बीवी ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, पर वो एक ना सुना। एक पिता होने के कारण मैं उसकी ये दशा सह ना पाया और उसे गोद में उठाकर वापस सुलाने की कोशिश की और कुछ देर में वो सो भी गया। पर जैसे ही मैं उसे पालने में लेटाने गया, वो फिर से रोने लगा। मैंने दोबारा उसे अपनी गोद में सुलाया और फिर उसे पालने में रखा। वहाँ से निकल ही रहा था तो ना जाने कहां से उसे भनक लग गई और वो फिर से रोने लग गया। ये सिलसिला रुकने से रहा, लेकिन वो रोते रोते इतना थक गया कि आखिर में उसकी आंख लग ही गई और अब वो चैन की नींद सो रहा है और मैं यहाँ बेचैन खड़ा हूँ। ये सुन तो जैसे बादशाह अकबर ज्वालामुखी की तरफ उठ पड़े। क्या? तो तुम्हारे मुताबिक तुम दुश्मन राज्य को समझा पाए, पर अपने बच्चों को नहीं। अरे कितना मुश्किल होता है किसी बच्चों को समझाना। एक चाटा लगा दो और वो सब समझ जाते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, पर यूं बच्चों पर हाथ उठाकर समझाना उचित नहीं। उससे उनके मन पर गहरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें बच्चा संभालना आता ही नहीं? तुम एक काम करो, कहीं से कोई जिद्दी बच्चे को लाओ, हम तुम्हें सिखाते हैं उसे कैसे चुप कराया जाता है। इस पर बीरबल ने विचार किया। लगता है महाराज को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। इन्हें किसी भी हाल में विश्वास दिलाना ही होगा, वरना उनका मुझ पर से विश्वास कम हो जाएगा। ये सही योजना है महाराज, परंतु मेरी एक विनती है। किसी बच्चे को लाने से अच्छा क्यों ना कुछ क्षण के लिए मैं खुद एक नन्हा सा बच्चा बन जाऊं। आप मुझे संभालिए और साथ ही मुझे सिखा भी दीजिए कि बच्चे संभालते कैसे हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल के इस विचार पर कुछ क्षण विचार किया और बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन महाराज मेरी एक शर्त है। इस दौरान आप मुझ पर हाथ उठा नहीं सकते। आपको धैर्य से समझा बुझाकर बच्चे को यानी मुझे संभालना होगा। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात हुई? तुम्हारी ये शर्त भी हमें मंजूर है। आज हम तुम्हें गलत साबित करके ही रहेंगे। फिर क्या था, अगले ही क्षण बीरबल हूबहू एक बच्चे की तरह ही शैतानियां करने लगे। कभी किसी की पगड़ी उछाल दी, कभी किसी की दाढ़ी खींच ली, तो कभी पूरे दरबार में भाग दौड़ करके हल्ला मचा दिया और फिर आखिर में वे बादशाह अकबर के गोद में जा बैठे और जोर जोर से रोने लगे। बादशाह अकबर ने ठंडे दिमाग से सोचा और हिचकिचाते हुए बोले, अरे मेरा नन्ना मुन्ना राजा, क्या चाहिए? क्यों लो रहे हो? मुझे गन्ने का रस चाहिए, मुझे गन्ने का रस चाहिए। बस इतनी सी बात? सिपाही, अभी के अभी गन्ने का रस लेके आओ। सिपाही तुरंत दौड़ के गए और कुछ क्षण बाद गन्ने का रस ले आए। ये लो मेरे नन्हे मुन्ने के लिए मीठा मीठा गन्ने का रस। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गन्ना चाहिए, रस नहीं। सिपाही, जाओ और कुछ गन्ने ले आओ। सिपाही वापस तेजी से दौड़ते हुए गए
और कुछ गन्ने ले आए। ये लो, मेरे नन्हे से प्यारे से बच्चे के लिए एक पूरा गन्ना। नहीं नहीं, मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चाहिए, ऐसे नहीं। सिपाहियों, नहीं, आप ही इसके टुकड़े करके दो, कोई और नहीं करेगा। बादशाह अकबर ने गुस्से में आके गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लेकिन बीरबल एक बच्चे की तरह जिद पे जिद करते रहे। नहीं नहीं, मुझे अब पूरा गन्ना चाहिए। बादशाह अकबर ने गन्ने के गुच्छे में से गन्ना निकाल के बीरबल के हाथ में रखा, जिसे बीरबल ने फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, उन छोटे छोटे टुकड़ों में से एक गन्ना बना के दो। ये सुन तो बादशाह अपना सुध-बुध खो बैठे और उनका हाथ लगभग उठ ही गया। मूर्ख बालक! बस उसी क्षण बीरबल खड़े हुए और हंसते हुए बोले, लीजिए, आपका हाथ उठ गया। आप शर्त हार गए महाराज। अब मानते हो ना आप? बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल है। ये सुन बादशाह अकबर शर्मिंदा हो अपना सिर झुकाते हुए बोले, सही कहा बीरबल। हम समझ गए कि बच्चों को संभालना जंग टालने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। ये सुन सारे दरबारी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि बच्चों को संभालना कोई बच्चों का काम नहीं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक दिन दरबार में तहलका मचा हुआ था। वजह थी प्रधानमंत्री का किसी निजी कारण से 1 महीने की छुट्टी पर जाना। हमारी शादी को 30 साल हो गए, पर आज तक तुम मुझे कहीं घुमाने ले नहीं गए। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे तत्काल ही 1 महीने के यूरोप यात्रा पर ले चलो, वरना मैं चली अपने माता पिता के घर टिम्बकटू। अब इस बहुमूल्य पद की जिम्मेदारी इतने समय तक कौन संभालेगा, उस पर गंभीर चर्चा चल रही थी। और मतदान के बाद 2 नाम सामने आए, मुख्यमंत्री जी उर्फ शातिर मंत्री और हमारे प्यारे बीरबल, जो अब तक दरबार आए नहीं थे। देखा बादशाह जिल्लेलाही, हमेशा की तरह बीरबल आज भी देर से आएगा। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बिठाना उचित होगा? बात तो तुम्हारी सही है, पर हो सकता है बीरबल किसी जरूरी काम में फंस गया हो। राज्य की सेवा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूँ आप मुझे 1 महीने का प्रधानमंत्री बना दीजिए और देखिए मैं इस राज्य को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाता हूँ। हम ये निर्णय ऐसे नहीं ले सकते। मतदान में आप और बीरबल को बराबर संख्या में मत मिले हैं, तो अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता जिल्लेलाही? फिर क्या, बादशाह ने तुरंत एक कागज लिया और उस पर कलम से कुछ लिखने लगे। उन्होंने फिर उस कागज को एक लिफाफे में डाला और कहा, अब सुनो, ये पत्र हमने झुमरी तलैया के राजा और हमारे बेहद करीबी मित्र राजा झुमरू झुमरू के नाम लिखा है। तुम बीरबल के साथ वहाँ जाओ और ये पत्र उन्हें देकर ये कहना कि इसमें जो लिखा है वही करना। उसी से फैसला होगा कि राज्य का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर बादशाह महान, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री का फैसला पड़ोसी राज्य के राजा कैसे कर सकते हैं? वो तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कठिन परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन शातिर मंत्री घबरा गए, पर और कोई रास्ता ना होने के कारण वे चुपचाप वहाँ से चले गए। और कुछ देर बाद आदेश अनुसार बीरबल और शातिर मंत्री झुमरी तलैया के राजा झुमरू झुमरू के पास आ गए। वहाँ पहुँचते ही दोनों ने राजा को नमन किया और बादशाह का पत्र उनके हाथ में सौंपते हुए कहा कि उन्हें वही करना है जो इस पत्र में लिखा है। पत्र पढ़ते ही राजा की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? इसमें तो लिखा है कि सामने खड़े दोनों व्यक्तियों को टॉमी के पिंजरे में डाल दिया जाए। ये सुन दरबार में खड़े सारे लोग भयभीत हो गए। बीरबल अचंभित हुए और शातिर मंत्री की तो जैसे हंसी ही निकल गई। ये कैसा मजाक किया है बादशाह ने हमारे साथ? भला हमें किसी कुत्ते के पिंजरे में डाल के क्या हासिल होगा? बुलाओ उस टॉमी को, हम भी तो देखें क्या भला है ये टॉमी। है? तुम खुद ही देख लो। ये है हमारा खूंखार और आदमखोर शेर टॉमी। क्या?
ये कैसे हो सकता है? जरूर आपसे पढ़ने में कोई गलती हुई होगी। क्षमा कीजिए महाराज, पर क्या मैं एक बार वो पत्र देख सकता हूँ? राजा झुमरू ने वो पत्र बीरबल को सौंपा, जिसे पढ़ बीरबल भी चौंक गए और बोले, देर से आने की इतनी बड़ी सजा कौन देता है भाई? अरे 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 पर मैं तो हमेशा वक्त पे आता हूँ और अधिक समय तक भी रुकता हूँ, फिर मुझे क्यों मिल रही है ये सजा? इनकी बातें सुन राजा बोले, मैं ये सब नहीं जानता। अगर बादशाह अकबर का ये आदेश है तो मुझे उसका पालन करना ही होगा। सिपाहियों, आज शाम सूरज ढलने के बाद इन दोनों को टॉमी के पिंजरे में डालने की व्यवस्था की जाए और ये कहीं भागे ना, इसलिए तब तक इन्हें काल कोठरी में बांध कर रख दो। फिर क्या था, राजा झुमरू के कहे अनुसार बीरबल और शातिर मंत्री को काल कोठरी में डाल दिया गया, पर वहाँ रहकर उन्हें चैन कैसे आता? आखिरकार आज उनकी जिंदगी का सवाल था। और तो और आज बीरबल के दिमाग में भी कोई युक्ति नहीं आ रही थी। उन्होंने भी अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार लिया था। क्या से क्या हो गया बीरबल? हम तो चले थे प्रधानमंत्री बनने और बन रहे खूंखार शेर का खाना। सोचा नहीं जीवन का अंत ऐसे होगा। ये सब तुम्हारी गलती है बीरबल। अगर तुम वक्त पे आते तो शायद आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। बस अब मेरी आखिरी इच्छा ये है कि वे तुम्हें पहले पिंजरे में डाल दे, ताकि मैं टॉमी को तुम्हारा शिकार करते देख सकूं और मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। ये सुन तो जैसे बीरबल के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने खुश होकर कहा, वाह, क्या बात कही आपने मुख्यमंत्री जी। हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलने का उपाय मिल गया। वो कैसे? अब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ही हम पिंजरे के पास जाएंगे, तुम ये कहना। बीरबल ने शातिर मंत्री को पूरी योजना समझाई और उसी के साथ कुछ देर में सूरज भी ढल गया। उन दोनों को कैदियों की तरह बांधकर शेर के पिंजरे के सामने लाया गया। भूखे शेर की दहाड़ सुन सारा मंजर सहम गया, पर बीरबल ने शांत होकर कहा, बादशाह अकबर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। चलिए, मुझे पहले इस पिंजरे में डाल दीजिए। अरे वाह, ऐसे कैसे तुम्हें डाल दे? सबसे पहले पिंजरे में मुझे डाला जाए। नहीं, मुझे डाला जाए। नहीं, मैं जाऊंगा। ये सुनकर तो सब अचंभित हो गए और राजा ने पूछा, अरे ये क्या, तुम दोनों पहले खाए जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? वो दरअसल बात ऐसी है कि मत बताओ बीरबल, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बताने दीजिए मंत्री जी। इस राज्य का राजा बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुन तो राजा झुमरू चौंक गए और उन्होंने पूछा, क्या मतलब इस राज्य का राजा? हमें साफ साफ बताओ, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। दरअसल बात ये है कि कल शाम हमारे राज्य में एक बेहद ज्ञानी ज्योतिष आए थे और उन्होंने दोनों की कुंडली देखकर कहा कि अगले जन्म में हम दोनों के नसीब में राजयोग है। परंतु समस्या ये थी कि हम उसी राज्य के राजा बन सकते हैं जहां हमारे प्राण जाएंगे, और बादशाह अकबर कतई नहीं चाहते कि उनके वंश के सिवा कोई और उनके गद्दी पर बैठे। बस इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। ये बात सुन तो राजा झुमरू अपने तख्त से ही फिसल गए। पर अब हम दोनों तो राजा नहीं बन सकते, इसलिए शायद जो पहले जाए वही राजा बन सकता है। राजा झुमरू तुरंत गद्दी से उठे और बोले, क्या? तो ये बात है, हमें बादशाह अकबर से ये उम्मीद नहीं थी। हम इसी वक्त तुम दोनों को रिहा करते हैं और मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। और तभी बादशाह अकबर जो वहाँ छुपकर सारा नजारा देख रहे थे, अचानक सामने आ गए। रुको मेरे मित्र झुमरू झुमरू, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं है। दरअसल हमने ये जानने के लिए किया था कि इन दोनों में से इतनी कठिन समस्याओं को कौन सुलझा सकता है, ताकि हम उसे अंतरिम प्रधानमंत्री बना सके। और जैसे कि हमने सोचा था, बीरबल ही इस पद के लिए लायक है। ये सुन सारे लोग तालियां बजाने लगे और बीरबल ने सबको झुककर प्रणाम किया। लेकिन बादशाह, अगर बीरबल की दिमाग की बत्ती नहीं जलती और आप वक्त पर नहीं आते तो क्या होता? वो तो फिर तुम टॉमी से ही पूछ लो। ये
नजारा देख सब हंस पड़े और हमने ये सीखा कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो बड़ी चुनौतियों को भी पार करने का साहस होना चाहिए।